कंसेप्टोपीडिया सेक्शन में हमने सेट्स चैप्टर का कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके बाद अब क्या, अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए और एमसीक्यू को आइडेंटिफाई कर सके, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ये पता चले। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो बुक रहती है वो उठाना है और वहाँ पे हमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पूछे गए हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वाली बुक ही मैं बार बार रेफर करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम जब एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हमें आना है इस बुक में और यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। दैट मीन्स आपको दोनों को पैरेलल चलाना है। जैसे मैंने एक लेक्चर लिया है उस हिसाब से उस लेक्चर में आपको जो भी लगता है कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके नोट्स बनाओगे और उसके बाद आप जाओगे प्रीवियस ईयर वाले जो बुक है और उसमें आप चैप्टर के टॉपिक पे जाके वहाँ से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे आपको फोकस करना है। जिस दिन आपने ये चीज़ क्रैक कर ली कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। कभी कभी कुछ जो टॉपिक्स रहते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा रहता है, बुक्स में एक्स्ट्रा रहता है और कंसेप्ट में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है, तो उनको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। और उसके लिए ही हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो अभी वो जो प्रीवियस ईयर वाला पार्ट है वो मैं ले रही हूँ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, तो वो हम लोग करेंगे 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। फिर 20 और 21 के जो क्वेश्चंस है और उसका एक मिसलेनियस सेट बना के और उसकी प्रैक्टिस हम थोड़ी दिन बाद करेंगे जब हमारा रिलेशंस फंक्शन सब कंप्लीट हो जाएगा। तीनों को मिक्स करके करेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब हम मिसलेनियस बनाते हैं तो मिसलेनियस में प्रैक्टिस करना सबसे टफ जाता है। तो हम लोग पहले ये लेंगे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, यहाँ पे हम लोग एक बूस्ट करेंगे हमारे सॉल्विंग पावर को। धीरे धीरे हम आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं वो जानना सीखेंगे और उसके बाद ही हम मिसलेनियस वाले सेट पे जाएंगे। तो मिसलेनियस वाले सेट को आने में टाइम है, उससे पहले हम लोग रिलेशंस कंप्लीट करेंगे, फंक्शंस कंप्लीट करेंगे और उसमें भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। लेकिन लास्ट में एक पूरा जंबल करके मिक्सअप करके एक मिसलेनियस सेट बनाया जाएगा और फिर वहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको तरीका समझ में आ गया मैं कैसे लेने वाली हूँ। सबसे पहले आज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट 1। ये सेट 1 है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा सेट 2 आएगा। 10-10 क्वेश्चंस का सेट बनाया मैंने, क्योंकि एक साथ 20 क्वेश्चन लेती तो कोई इतना किसी में पेशेंस है नहीं कि वो 20 क्वेश्चंस एक साथ समझे। क्वेश्चन है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है आज के सेशन के लिए, तो 2 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, पेन और पेपर। बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रीवियस वीडियोस जो कि कंसेप्टोपीडिया की वीडियोस हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स मिल जाएंगी। साथ में जो आज का हम जो लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो वो सॉल्व वाले जो आंसर्स आपको दिखने वाले हैं जो अभी आप देखने वाले हो, वो आपको एज अ PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी आपको कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ मिस हो जाता है या कुछ हो जाता है या फिर मुझसे कुछ मिस हो जाता है स्टेप वगैरह, या फिर मैं कुछ बाद में एडिशंस करती हूँ तो वो आपको उस नोट्स में मिल जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमें पूछा गया है JEE मेन 2018 में। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर आप अंडरस्टैंडिंग का पैटर्न समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड अगर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये है नॉर्मल क्वेश्चन, एक नॉर्मल सेट्स कंसेप्ट को लेके ही क्वेश्चन बनाया गया है। एक सेट S दिया गया है आपको, जिसमें सेट किसका है, वो X एलिमेंट X का सेट है, ठीक है। और जो X है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आगे जो दिया हुआ है वो बहुत बड़ी चीज़ है और वो सबसे ज़्यादा फोकस वाला पॉइंट है। ये जो इक्वेशन दिया है इस पे मेन फोकस करना है। और ये जो है ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, X से, क्योंकि इस सेट में क्या एग्जिस्ट करते हैं, X ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रियल नंबर्स हैं और वो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन X कितनी वैल्यूज़ रखता है अपने अंदर, 1 रखता है, 2 रखता है, 4 रखता है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें X की वैल्यू फाइंड करनी होगी और X की वैल्यू के लिए ये जो पूरी इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इक्वेशन में आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा। इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है मॉड ऑफ √x - 3। जहाँ पे भी मॉड आता है माइंड में एक चीज़ बिठा लो कि अगर मान लो आपके पास मॉड X दिया हुआ है या फिर मॉड Y दिया हुआ है, जो भी आपके पास एलिमेंट्स हो, मॉड के अंदर उसके अगर हम उसको मॉड हटाएं और अगर उसको हम बिना मॉड के लिखना चाहें तो उसमें हम 2 तरह से उसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्लस में ही हो,
वो माइनस एक्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो y ही हो, वो माइनस y भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं, बिना मॉड के लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसी चीज़ को बिना मॉड के लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जा रहे हैं। ओरिजिनल फॉर्म में तो ये दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो x हो सकता है या तो माइनस एक्स। क्योंकि हमने मॉड लगाया है इसलिए माइनस प्लस का कुछ मतलब नहीं रहता, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब हमने मॉड हटा दिया ना, तो ये दो वैल्यू ले सकता है अपने अंदर, एक प्लस की, एक पॉजिटिव वाली वैल्यू, एक नेगेटिव वाली वैल्यू। तो इन दोनों तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों तरीके से सोचा और हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो मॉड है ये अपने अंदर दो वैल्यूज़ रख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव अगर अपने अंदर रख सकते हैं तो ये √x-3 की जो वैल्यू है ये या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, यानी √x-3 ये जो वैल्यू है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर मान लेते हैं कि ये कोई नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है ये तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, यानी प्लस में रहेगी। और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये √x निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे √x क्या है, a+3। यहाँ पे √x क्या मिलेगा हमें, -a+3। अब और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं कि √x दिया हुआ है और यहाँ पे a+3 दिया हुआ है, तो ये a की जगह वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो भी ये वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। हमने इसकी जो भी वैल्यू ली उसे क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। पॉजिटिव में 0 से लेके ऊपर कितना भी आ सकता है। और यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू ली है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। तो नेगेटिव में आएगी, दैट मीन्स 0 आएगा क्या, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 नेगेटिव होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या क्या आ सकता है, -1, 2, 3 एंड सो ऑन, पर 0 नहीं ले सकते क्योंकि -0 कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा ऐसा किया, तो इससे हमें क्या पता चला, अगर मान लो 0 रखा मैंने a की जगह, तो 0 + 3 = 3, ठीक है। फिर 1 रखा तो 4, 5, 6, यानी जो आगे है वो चीज़ 0 ऐड करने पे हमें 3 से लेके एंड सो ऑन मिल रहा है आंसर, ठीक है, √x की। तो √x की जो वैल्यू रहेगी वो या तो 3 रहेगी या तो 3 से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। 3 से ज़्यादा रहेगी या फिर 3 रहेगी, इसलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया। लेकिन अगर मैंने -1, -2 अगर यहाँ पे ऐड किया 3 के साथ, तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 - 1 2, फिर 3 - 2 1, 3 - 3 0। फिर जो आंसर्स हैं वो 3 से कम होते जा रहे हैं स्ट्रिक्टली, लेकिन 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। दैट मीन्स √x की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली <3 आएगी। तो ये बन गए हमारे पास दो केसेस, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो केसेस आ गए हैं। पहला केस पॉजिटिव अगर हुआ तो, और अगर नेगेटिव हुआ तो। अब हम दो केसेस में इसको सॉल्व भी करेंगे, केस 1 केस 2 लेके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, केस 1 लेना है। केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, केस 1 हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो केस 1 में अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो 2 √x-3 प्लस √x -6 + 6 = 0। ऐसे ही हम आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे, बस नॉर्मली जैसे सॉल्व करना है वैसे करेंगे। 2 √x -6 + x -6 √x + 6 = 0। ये √x वाला टर्म ठीक है, ये -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 √x + x -6 √x = 0। अब -6 + 2 -4 हो जाता है, तो x -4 √x = 0। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, √x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा √x -4
इक्वल्स टू 0। तो रूट एक्स की दो वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगा या तो रूट एक्स क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे हमने केस 1 लिया है। केस 1 क्या है? पॉजिटिव वाला केस 1, ये वाला केस 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 या 3 से ज़्यादा होगी, सिर्फ ये वाला वैलिड रहेगा, ठीक है, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा यही दिख रहा है। केस 2 में हमें क्या करना है? केस 2 में हमें पता है कि रूट एक्स की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है। बस इतना माइंड में रखना है। और पहले वाला जो पार्ट था उसको हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे कर देंगे, इतना वाला पार्ट। अब इसके बाद का हमें सॉल्व करना है। तो 2, ये जो मॉड है, ये मॉड जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस मॉड की जगह क्या करना पड़ेगा? माइनस का साइन, क्योंकि केस 2 है। तो केस 2 में क्या है? हमें नेगेटिव निकल रहा है बाहर। तो यहाँ पे -2 इंटू रूट एक्स माइनस 3, यानी हमने मॉड हटा के माइनस बाहर निकाला है, ठीक है। यानी हमने माना है कि अंदर जो चीज़ है वो माइनस में है, नेगेटिव में है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? वही पुराना तरीका, -2 रूट एक्स प्लस 6 प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे -2 माइनस 6 क्या होगा? -8 रूट एक्स प्लस एक्स, 6 प्लस 6 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इस x को हम रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, -8 रूट एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 12 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब रूट एक्स का स्क्वायर, ये जो दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें क्या लाना है? इसको सॉल्व करके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना बहुत इजी है। हमें ऐसा जो हमें 12 का ऐसे फैक्टर्स चाहिए, ऐसे नंबर्स चाहिए दो कि जिनको ऐड करने पे बीच में 8 आ जाए। तो 6 और 2 को ऐड करने पे 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर -6 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 को कॉमन ले लो, इसमें से रूट एक्स को कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर बचेगा रूट एक्स -6, और यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो, -2 को कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचेगा रूट एक्स -6 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, रूट एक्स -2 और रूट एक्स -6। जिन लोगों को फैक्टराइज करने का शॉर्ट ट्रिक सीखना है वो लोग कमेंट करके बताओ, मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि फैक्टराइज करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। रूट एक्स इक्वल्स टू 2 होगा और रूट एक्स इक्वल्स टू 6 होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। रूट एक्स की जो वैल्यू है केस 2 के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि स्ट्रिक्टली लेस देन 3 वाली वैल्यू कौन सी है। वो तो यही है, ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 में आता ही नहीं है, ये बड़ा है, ग्रेटर देन 3 है। तो बस हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए, किसके? रूट एक्स के। रूट एक्स के दो वैल्यूज़ क्या क्या हैं? एक 4 है एंड रूट एक्स की एक वैल्यू क्या है? 2 है। तो इससे क्या पता चलता है? एक्स की एक वैल्यू 16 है एंड एक्स की दूसरी वैल्यू 4 है। तो जब दो वैल्यूज़ हमें मिल गए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इनमें से? टू एलिमेंट्स। ऑप्शन हमारा होगा कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और हर किसी को आना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एम्प्टी? एम्प्टी कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वाला जो सेट दिया है ये इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू 6, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। और यहाँ पे जो दिया है ये सेट किसका है? एक्स का है। तो ऑब्वियसली जब कभी भी सेट दिया रहता है एक्स का और आगे जाके आपको कुछ इक्वेशन से दिख रही है तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक्स ही फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे एक्स फाइंड करके देखो क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर 9 दिया है तो एक्स क्या होगा? 3 होगा। वैसे ही 2x अगर 6 दिया है तो x क्या होगा? 6/2 जो कि क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैच हो रही है, ये चीज़ मैच हो रही है। अब सेकंड वाला केस देखते हैं।
सेकंड केस में कहा गया x² इक्वल्स टू 9 और 2x इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे जो आप कर रहे हो ना, वो क्या कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर, यानी हर एक ऑप्शन में जा रहे हो, वहाँ पे जाके चेक कर रहे हो कि ये चीज़ लग रही है कि नहीं। दोनों का ऑप्शन अगर हमें यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है तो दोनों कंडीशंस एक दूसरे को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक ही सेट है और एक सेट में एक अगर कंडीशन दी है तो वो दूसरे पे रिलाई करनी चाहिए, यानी एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए उनको। तो x² इक्वल्स टू 9 सेकेंड वाले में दिया है तो ऑब्वियसली x क्या होगा, 3 होगा, और 2x इक्वल्स टू 4 दिया है तो 2x इक्वल्स टू 4 दिया है तो x की वैल्यू होगी 2। अब वैसे ही थर्ड वाले ऑप्शन में चेक करते हैं, x+4 इक्वल्स टू 4 दिया है तो x की वैल्यू होगी 0। और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2x+1 इक्वल्स टू 3, तो इसकी वैल्यू होगी 2x इक्वल्स टू 3 - 1 जो कि 2 होगा, और x इक्वल्स टू 2/2 जो कि 1 होगा। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, x इक्वल्स टू 0, 0 खुद एक एलिमेंट होता है और अगर किसी सेट के अंदर 0 लाई कर रहा है दैट मीन्स वो क्या हुआ, सिंगलटन सेट हुआ। अगर सेट के अंदर 1 लाई कर रहा है तो वो क्या हुआ, सिंगलटन सेट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में भी हमें x की वैल्यू 3 मिली, दैट मीन्स एक सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 3 है, तो ये सिंगलटन सेट हुआ, ये सिंगलटन सेट हुआ, ये भी सिंगलटन सेट हुआ। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे हमें एक मिस्टेक दिख रही है कि x² इक्वल्स टू 9 और ये एक दूसरे पे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो x अगर इक्वल टू 3 शो कर रहा है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 शो कर रहा है, इसलिए हमारा ये वाला जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक दूसरे पे रिलाई नहीं कर पा रहे, ये सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो ये चीज़ हमें देख के ही पता लगा लेनी थी। ये जो 3 है, ये तीनों के हमें वैल्यूज़ मिल रही है x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही है और बीच में एंड भी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये और ये एक दूसरे से डायरेक्टली कोरिलेट नहीं हो पा रहे हैं और हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ये एम्प्टी सेट हुआ। यहाँ पे एक दूसरे से आंसर ही मैच नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने पहले से थोड़ा सा सॉल्व करके रखा है क्योंकि टाइम बचना चाहिए, ठीक है। तो s इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 100 एक सेट दिया हुआ है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स a ऑफ s सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन a इज इवन इज, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, सेट को सबसे पहले कॉपी आउट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सेट को पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लगाया यानी सेट पूरा नहीं है। तो s इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक ये पूरे एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे दिया है कि एक सबसेट है A जो कि क्या है, जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, A के जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, इवन है। तो चलो ये बात भी हमें पता चल गई, एक फैक्ट पता चल गया। टोटल सबसेट्स अगर हमें फाइंड करने हैं किसी सेट के अंदर तो वो कैसे फाइंड करते हैं, 2 टू द पावर n कर देते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 100 है, तो हमारे पास टोटल सबसेट्स क्या होगा, 2 टू द पावर ऑफ 100। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़, लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है, वो इसके अंदर कैमोफ्लेज हुई पड़ी है। कैमोफ्लेज यानी वो आसपास से मिल गई है, और वो जो वर्ड्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नॉन एम्प्टी। ये जो नॉन एम्प्टी है, अगर ये लगाया ना तो ये चीज़ ऐसी रही नहीं जाएगी। यानी टोटल सबसेट्स 2 टू द पावर ऑफ 100 किसको मिला के है, यहाँ पे एक एम्प्टी सेट भी आता है। एम्प्टी सेट आप बोलोगे कि नहीं दिख रहा है, तो दिखता तो है नहीं वो। जब आप सबसेट्स का पूरा एक झुंड निकालोगे तो तब आप देखोगे कि एम्प्टी सेट जो रहता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये चीज़ आपको पता होगी, ये फैक्ट पता होगा। तो दैट मीन्स ये सेट के अंदर भी एक एम्प्टी सेट छुपा हुआ है और वो भी इसका सबसेट है। दैट मीन्स इसको मिला के ये पूरे हमारे पास क्या हुए, एलिमेंट्स हुए। लेकिन हम इसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो एम्प्टी सेट है। लेकिन जब हम सबसेट के हिसाब से निकालेंगे तो हमारे पास एक सेट वो भी है काउंटेड यहाँ पे, यानी 2 टू द पावर ऑफ 100 में ये जो 100 एलिमेंट्स है उसमें से एक एम्प्टी सेट भी है। पर मुझे तो एम्प्टी सेट नहीं चाहिए, मुझे तो नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट्स चाहिए। दैट मीन्स नॉन एम्प्टी सबसेट्स चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स चाहिए तो हमारे पास टोटल में से एक को हटाना पड़ेगा। तो एम्प्टी वाले को मैंने हटा दिया। तो ये जो एक को हटाया ना, ये एम्प्टी वाला था। चलो ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ कि एम्प्टी वाले को तो हटा दिया, लेकिन यहाँ से हटाया तो काम बनेगा क्या, नहीं। अब जो टोटल सबसेट्स है ना, उनमें से आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, टोटल सबसेट्स कितने हैं, 2 टू द पावर ऑफ 100 - 1।
अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, आधे चाहिए ऑड, तो हमें बाकी इवन निकालने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, ऑड की संख्या निकाल ली। ऑड की संख्या क्या है, 2 to the power of 50 - 1। ये कैसे किया मैंने, टोटल 2 to the power of 100 - 1 था, 100 का 50 किया, उसमें से भी -1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अगर 2 to the power of 50 कर दिया रहता ना तो प्रॉब्लम हुई रहती। कई लोग एग्जाम में ये मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल मत करना, सीधे यहाँ से यहाँ पे लाना। सबसे पहले 2 to the power of 100 - 1 करना, फिर जाके उसको हाफ हाफ डिवाइड करना। तो ऑड यहाँ पे कितने होंगे, आधे होंगे। ऑड आधे ही होते हैं क्या, सबसे पहले जान लो। तो पहले 10 नंबर लेके देख लो, 1 to 10 ले लो, और उसके अंदर ऑड कितने होते हैं और इवन कितने होते हैं फाइंड करके देखो। 5 ऑड होते हैं, 5 इवन होते हैं। वैसे ही मैंने उस हिसाब से यहाँ पे 100 का 50 ले लिया। ठीक है, लेकिन -1 था तो मैंने -1 को इधर पे भी कंटिन्यू किया। मैं ऐसे खेल नहीं सकती, मैं मतलब डायरेक्ट 2 to the power 50 नहीं लिख सकती। अगर -1 है तो मुझे -1 यहाँ पे भी लगाना होगा। अब ये करने के बाद क्या हुआ कि मैंने इवन फाइंड करने की कोशिश की, इवन नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स में ही चल रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो ये नॉन एम्प्टी इवन सबसेट्स, तो टोटल में से मैंने ऑड वालों को हटा दिया। टोटल कितने थे, 2 to the power of 100 - 1, उसमें से 2 to the power of 50 - 1 को हटा दिया। ठीक है, अगर मैंने टोटल में से ऑड को हटा दिया तो आधे बचे हुए क्या रहेंगे, इवन रहेंगे। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग क्या करोगे, अगर 2 to the power of 50 - 1 ऑड है तो 2 to the power of 50 - 1 इवन होंगे। बिल्कुल नहीं, जब हमारे पास टोटल ही 2 to the power of 100 - 1 है, उसमें से मैं 2 to the power of 50 - 1 को हटा रही हूँ, और जब मैं उसे सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 2 to the power of 100 - 1, फिर माइनस को अंदर लिया तो ये ऐसा हो गया, और -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 2 to the power of 100 - 2 to the power 50, 100 - 50। ठीक है, तो मैंने इसमें से 50 को बाहर कॉमन निकाला और अंदर बचा 2 to the power 50 - 1। ये जो है ये करेक्ट आंसर है। तो एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया ही जाएगा, ये ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन भी है। तो अभी आपको इनमें से सिलेक्ट कौन सा करना है, इनमें से सिलेक्ट ये वाला करना है। करेक्ट आंसर ये है। कई लोग ये सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन दे रखा है, पर ये हमारा आंसर नहीं है, इसलिए यहाँ से स्टार हटा के यहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ। याद रखना है इसको बहुत अच्छे से, ये वाला हमारा आंसर नहीं है, ये वाला है। इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने वहाँ पे कंफ्यूज लिख दिया है। एग्ज़ाम में भी अगर आप पढ़ रहे हो इन नोट्स से तो कंफ्यूज शब्द को वापस से देखना, और क्यों कंफ्यूज होगे ये चीज़ आपके माइंड में अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, फिर देन द नंबर ऑफ सेट्स a क्रॉस b के लिए क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। सेट a दिया हुआ है, सेट a जो दिया है उसमें जो इक्वेशन दी हुई है, जो कंडीशन दी हुई है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। 2 to the power of something equals to 1 दिया हुआ है। जब कभी भी ऐसा रहता है कि 2 to the power of something equals to 1 दिया है, तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए मैं पूरा ब्रैकेट ना लेते हुए यहाँ पे a ले लेती हूँ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 to the power of a है तो 1 × 2 to the power 0 लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा मैंने, 2 to the power of 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो मैंने उसको इस हिसाब से लिख दिया। अब इसको कंपेयर करना इजी हो जाता है, क्योंकि मैं इस a को इससे कंपेयर कर सकती हूँ, इससे इक्वेट करके एक इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में ला सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 2 to the power of this equals to 1, तो मैं इसको is equals to 1 लिखा है। मैं इस 1 को 2 × 2 to the power 0 कर देती हूँ। तो अब हम इसको कैसे इक्वेट कर सकते हैं, 2 to the power of something equals to 2 to the power of 0। तो ऑब्वियस है हम इसको ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, x + 2 x² - 5x + 6 = 0। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। ये x + 2 है और इस ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ये x², तो 2 3 हमें पता है 6 होता है। ये 6 के मुझे 2 फैक्टर्स पता है, 2 और 3, और हमें यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है और लाना क्या है,
5 लाना है, तो 2 और 3 को ऐड करने पे 5 भी आता है। तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। 3x माइनस 2x प्लस 6, अब करके देखो आता है कि नहीं। 3 2 5 आता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, एडिशन होता है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3x। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 यहाँ पे भी आ गया। x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 3। सिंपल जो हम फैक्टराइजेशन है जो हमने क्लास 10th पे पढ़ा था वही यूज़ कर रहे हैं। अब x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और माइनस 2 आएगी। ये 3 वैल्यूज़ आएंगे। दैट मीन्स मैंने x की वैल्यू फाइंड की है किस इक्वेशन से, पहले वाले सेट के इक्वेशन से। तो पहले वाले सेट की इक्वेशन से मैंने अगर x की वैल्यू फाइंड की है, दैट मीन्स मैंने पहले वाले सेट के एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं, क्योंकि इसमें क्या लाई करते हैं, x लाई करते हैं, और मैंने x तो फाइंड कर लिया है। तो x की वैल्यू क्या क्या है, 2 3 और माइनस 2। दैट मीन्स n ऑफ a कितना होगा, 3 होगा। n ऑफ a मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ a। आगे हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 9, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, अब इसके कार्डिनल नंबर्स फाइंड करने हैं, और लास्ट में क्या फाइंड करना है वो मैं बता दूंगी। पहले तो फाइंड तो करते हैं कार्डिनल नंबर्स, इसके अंदर सेट के अंदर x की वैल्यूज कितनी है, ठीक है। तो ये जो -1 दिख रहा है ना, हमें इसको बीच में से हटाना है। सबसे पहला गोल ये रहना चाहिए। ऐसा क्यों, अभी देख लेते हैं कि क्या होने वाला है अगर ऐसा किया मैंने। तो -3 है और मुझे यहाँ से -1 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी +1 कर दूँगी, फिर मुझे यहाँ पे भी +1 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी +1 करना पड़ेगा। तो मैं पूरे इक्वेशन को +1 कर देती हूँ। जैसे ही मैंने पूरे इक्वेशन को +1 किया तो -1 और +1 दोनों कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, -2 बचा, और यहाँ पे 2x बचा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, ज़्यादा हौच पौच नहीं करना मुझे, ठीक है। और ये 10। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमारा एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ x को रखना है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस हम जेई के लिए कर रहे हैं इसलिए मैं इसी स्टेप में सब कुछ कर रही हूँ, वरना ये स्टेप छोड़ के अगले स्टेप में करना पड़ता है अगर नॉर्मल बोर्ड के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो -1 यहाँ बचा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 2 5 जा। अब x की जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई कर रही है, स्ट्रिक्ट, ये जो है ना स्ट्रिक्टली लेस देन, ये जो साइन है इसको स्ट्रिक्टली लेस देन बोला जाता है। दैट मीन्स हम इसको इक्वेट नहीं कर सकते, यानी -1 को और 5 को हम नहीं ले सकते। तो हम क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं, -1 और 5 के बीच के सब वैल्यूज़ ले सकते हैं। -1 है तो उसके बाद क्या आता है, 0 आता है, उसके बाद क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 ये स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हुई, ये हुई। अगर x की वैल्यूज़ ये हुई तो फिर n ऑफ b क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट b, ये भी निकाल लिया। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हुए, a में हुए 3 एलिमेंट्स, b में हुए 5 एलिमेंट्स। तो n ऑफ a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ a इंटू n ऑफ b। हमारे पास n ऑफ a में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 हैं, तो 15 हो गए हमारे टोटल एलिमेंट्स। यानी n ऑफ a क्रॉस b, यानी a इंटू b में, a क्रॉस b में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स। लेकिन हमें इससे क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल रहे हैं, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना है तो 2 टू द पावर ऑफ n रहता है। दैट मीन्स टोटल सबसेट्स अगर फाइंड करने हैं तो 2 टू द पावर ऑफ क्या रहता है, n रहता है, जो कि हमारा होगा 2 टू द पावर ऑफ 15, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 15 है, तो 2 टू द पावर ऑफ 15, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 टू द पावर 15, जो कि है ये वाला, ये रहा हमारा 2 टू द पावर ऑफ 15। तो इतना इजीली हम कर सकते हैं, बस हमको थोड़ा सा कहाँ पे माइंड
लगाना है इधर पे, 2 टू द पावर ऑफ समथिंग है इक्वल्स टू 1 है तो उसको इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0 कर देना है, ठीक है। और एक जगह पे ध्यान लगाना है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करना है, 2 टू द पावर 2x इन -1 है तो ये -1 को हटाना है, फिर धीरे धीरे 2 को हटाना है, तो वो सब मैंने किया और बीच में बच गया सिर्फ x। अब मेरा काम बहुत इजी हो गया क्योंकि बीच में x बच गया, इसलिए मैंने उसके बीच के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये इतना इजी है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई ही किया है मैंने इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देख लेते हैं हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और एक्चुअली हम लोग ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ देखते हैं कि क्वेश्चन में मेन कीवर्ड्स क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है 2 सेट हैं, ठीक है, फिर 4 और 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो ए और बी जो 2 सेट हैं, जैसे जैसे आपको डिटेल्स पता चलती जाए वहाँ पे लिखते जाओ। एग्जाम में टाइम नहीं रहता कि बार बार आप उसे पढ़ो, एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ो और सब लिखते जाओ, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी 2 सेट है और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए गए हैं, 4 और 2 एलिमेंट्स उनमें आते हैं, तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लिए। अब क्या करना है, देन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर द सेट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हमें पूछा गया नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी के लिए, ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो कम से कम क्या उसमें रहना चाहिए, 3 एलिमेंट तो रहने ही चाहिए। कम से कम 3 एलिमेंट बोले गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ए क्रॉस बी की बात की गई है, हमें पता है एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। एन ऑफ ए कितना है 4, एन ऑफ बी कितना है 2, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 8 आ गए। यानी ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 8 एलिमेंट आ रहे हैं। और 8 में से कम 3 तो रहने ही चाहिए एलिमेंट्स। मैक्सिमम कितने हैं, 8 हैं, यानी 3 तो चाहिए ही। 2 1 0 नहीं चलेगा, लेकिन 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, ठीक है। 8 में से 8 भी एलिमेंट चलेंगे, लेकिन 8 में से 2 एलिमेंट, 1 एलिमेंट और 0 एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बस ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब इससे क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है, उसका यूज़ करना है। तो वो चीज़ अभी आपको मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकती, उसका थोड़ा सा यूज़ यहाँ पे होने वाला है। मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन को कैसे यूज़ किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8C3 8C4 8C5 8C8 तक ले लिया। क्यों ऐसा किया, 8C2 क्यों नहीं लिया, 8C1 क्यों नहीं लिया, 8C0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें मिनिमम कितने एलिमेंट चाहिए, 3 चाहिए। अब 3 से नीचे नहीं चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 3 चाहिए, कम से कम 3 चाहिए। हम बोलते हैं ना कम से कम 3 टॉफ़ी तो दे, तो कम से कम 3 दे, यानी कम से कम 3 ही देगा ना, 2 तो नहीं देगा वो तुमको, 1 तो नहीं देगा, 3 देगा। 3 के बाद 4 भी दे सकता है वो, कम से कम 3 तो दे। तो वो उसके अगर उसका मन बड़ा हुआ तो 4 देगा, वरना 8 देगा। जितने हैं उतने सारे भी दे सकता है, लेकिन वो तुम्हें 3 से कम नहीं देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, एटलीस्ट 3 बोल दिया है ना, यानी वो 3 से कम तो यहाँ पे आने नहीं वाला। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। वो क्या तरीका है, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 8 हैं, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ ना, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर 8 भी तो लिख सकती हूँ। अब मैं टोटल एलिमेंट्स में से अगर 8C0 8C1 और 8C2 को हटा दूं तो मेरे पास ये ऊपर वाली लाइन ही आने वाली है। तो मैंने इसका ऑल्टरनेटिव लिखा है नीचे। क्यों लिखा है, ताकि मेरी जो इक्वेशन है और मेरी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी और इजी हो जाए। ये ट्रिक लगी है इधर पे, ठीक है। 2 टू द पावर ऑफ 8 किया माइनस 8C0 प्लस 8C1 8C2, यानी ये जो 3 कॉम्बिनेशन है ये मैंने टोटल में से हटा दिए। वही तो यहाँ पे भी किया है। ये तीनों तो थे नहीं टोटल में, ये नीचे वाले 3 थे क्या, टोटल में नहीं थे, तो मैंने टोटल से इन तीनों को हटा दिया, तो मेरे पास बची यही। लेकिन मैंने इसको दूसरे तरीके से लिखा है, इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 8 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 ज़्यादा, तो जो कि होता है 256 माइनस 8C0 8C1, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 8C0 इज़ 1, ये 8। ये भी आपको सॉल्व करना नहीं आएगा कि कॉम्बिनेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें डिटेल में पता चलेगी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। लेकिन कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। यहाँ पे कंसेप्ट अगर जिसने पकड़ लिया तो उस चीज़ को, ये चीज़ जो है, ये टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, अपने आप क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे भी आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। जब पूरा सिलेबस करते हैं तो यही तो फ़ायदा रहता है, कभी किसी चीज़ का यूज़ कहीं पे किया होता है तो वो चीज़ हमें अच्छे से पता चल जाती है। ये रहा हमारा आंसर 219, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत इजीली निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ रैशनल नंबर एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी। निगेशन का मतलब क्या होता है? निगेशन का मतलब होता है जब कभी भी हम कोई भी सेंटेंस का ऑपोजिट निकालते हैं। ठीक है, ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट मीनिंग निकालना, उसे हम बोलते हैं निगेशन। यानी एकदम उसका उलट, जो भी बोला गया है उसका उल्टा लेना है। तो यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट में कि देयर इज अ रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू s सच दैट x इज ग्रेटर देन जीरो। सब कुछ शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, वापस रिपीट नहीं करना चाहती इसलिए। तो रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू h सच दैट x इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका ना, इसमें जो बोला गया है वो चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला गया है कि रैशनल नंबर है और ये क्या है, पॉजिटिव है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। तो हमारा इस स्टेटमेंट का ही दूसरा वर्जन क्या है कि देयर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एक्स इन एस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देयर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर है हमारे पास एक्स, किस में, सेट एस में। ठीक है, अब हम इसका निगेशन लेंगे तो हम लिखेंगे देयर इज नो पॉजिटिव रैशनल नंबर एक्स इन एस। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का हमने क्या बोल दिया, नो पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो हम लिखेंगे देयर इज नो पॉजिटिव रैशनल नंबर एक्स इन एस। और ये सब जो चीज़ें एग्जाम में लिखनी नहीं है, सब माइंड में चलते रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट स्टेप पे ये सोचेंगे कि अब इसका और निगेशन क्या हो सकता है। तो देयर इज नो पॉजिटिव रैशनल नंबर, देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव रैशनल नंबर एक्स इन, ये पूरा सेम, तो एक वर्ड एक्स्ट्रा आया, एग्जिस्ट। और क्या नेगेटिव हो सकता है इसका, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर x नहीं है जो कि पॉजिटिव है। तो इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा मेंशन कर रहा है, तो ये पहला वाला देख, देयर इज नो रैशनल नंबर x इन s सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो हमारा तो ये यहाँ पे ये जो गिवन था वो था x इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो रैशनल नंबर कि x लेस देन इक्वल टू, ये कुछ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, फॉर एवरी रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू s सेटिस्फाइज x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था कि x जो है वो s में लाई करता है और x जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। हमने इसका पूरा उल्टा ले लिया है, x जो है वो s में लाई करता है लेकिन x जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो नहीं है, वो लेस देन और इक्वल टू जीरो है। हमने निगेशन कर दिया, यानी जो बोला था उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया कि x जो है वो रैशनल नंबर तो है लेकिन वो ग्रेटर देन जीरो है, x रैशनल नंबर तो है लेकिन वो लेस देन और इक्वल टू जीरो है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत हद तक ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे भी चेक कर लेते हैं, x s में है, x लेस देन और इक्वल टू जीरो है, x इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये कुछ नहीं जम रहा, ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहली बात देयर इज़ अ रैशनल नंबर बोला गया था, स्टार्टिंग में हमने निगेशन लिया है क्योंकि अ का हमारा हो जाएगा बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, तो एवरी रैशनल नंबर हो जाएगा। एक की बात की है हमने, निगेशन करके उसको एवरी रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो देयर इज़ अ रैशनल नंबर था क्वेश्चन में और हम ले रहे हैं एवरी रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू s सेटिस्फाइज x इज स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल, x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है फाइनली इधर आएगा।
यही वाला सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी वाले जो हैं वो नहीं हो रहे हैं सेटिस्फाई। ये जो नॉट वाला है इसको हम काफ़ी आगे छोड़ चुके हैं, ये नॉट वाला यहीं पे छोड़ चुके हैं हम। हमें इसके बाद का देखना था, तो हमने इसके बाद क्या देखा कि जो हर रैशनल नंबर है x बिलोंग्स टू s, उसके लिए x ग्रेटर देन 0 नहीं लगता, तो क्या लगता है x लेस देन और इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होता है। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट वर्डिंग्स के साथ है, ये सेटिस्फाइज वगैरह ये सब यूज़ होना चाहिए, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि इफ़ a इज़ द नल सेट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट p ऑफ फाइव इज़। तो a इज़ अ नल सेट बोला गया है, तो a क्या है, नल सेट है। अब a अगर नल सेट है और p ऑफ फाइव फाइंड करना है, तो सिंपल p ऑफ फाइव फाइंड करते हैं। p ऑफ फाइव यानी क्या होगा, एक सेट ऐसा जिसमें एक एलिमेंट है 5। अब p ऑफ फाइव, तो p यानी क्या होता है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था। तो p ऑफ फाइव लेना है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है, तो 5 को ही लेंगे। अब इसका भी पावर सेट लेंगे तो क्या होगा, इसका भी पावर सेट लेंगे तो ये तो एक रहेगा ही, साथ में इसका खुद का एक अपना एम्प्टी सेट भी होगा। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला, इस वाले को मैंने यहाँ पे लिखा और साथ में इसका खुद का एक एम्प्टी सेट भी काउंट होगा। तो बस हमारे पास हो गए कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। इसका आंसर होगा 2। तो इतना इजी था। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका p ऑफ a लिया। p ऑफ a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p ऑफ 5। तो p ऑफ 5 विच इज़ इक्वल्स टू एक सेट ऐसा जिसमें 5 है। अब हमने क्या किया, इसका भी पावर सेट लिया। तो इसका भी पावर सेट लिया, तो इसके खुद के पास तो एक एलिमेंट 5 है ही है, ये वाला पूरा सेट यहाँ पे कॉपी कर दिया। लेकिन साथ में एक खुद का एम्प्टी सेट भी आता है, तो वो वाला भी हमने लिया, इसका खुद का एक एम्प्टी सेट भी यहाँ पे आया। तो ऐसे करते करते हमारे पास कितने एलिमेंट्स बन गए, 2 एलिमेंट्स बन गए इस सेट में। अब एक और p ऐड करेंगे तो क्या होगा, आगे जाके ये चीज़ कॉपी होके आगे आएगी और साथ में एक और एलिमेंट ऐड होगा जो कि होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक एम्प्टी सेट भी ऐड होता जाता है और उसको फिर हम एलिमेंट्स के हिसाब से काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स y z दैट कैन बी फॉर्म। कितने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर सकते हैं हम इससे। ऑर्डर्ड पेयर यानी वाई जेड दिया हुआ है, यानी एक एलिमेंट y का रहेगा और एक एलिमेंट z का रहेगा और वो ऑर्डर में रहेगा। यानी सबसे पहले a अगर इसका एलिमेंट है तो वो यहाँ पे a आएगा, और अगर b इसका एलिमेंट है तो b आएगा। b a नहीं लिख सकते, a b ही लिखना पड़ेगा, यानी जो जिसका एलिमेंट है उसकी प्लेस फिक्स्ड है। तो ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो वाई जेड हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। हर चीज़ लिख रही हूँ अभी, एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में शॉर्ट में करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, y जो है वो किसका सबसेट है, x का। z किसका सबसेट है, x का। ये 2 चीज़ें हमें बताई गई है और y और z को इंटरसेक्ट करके बोलना है। एंड y और z का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, एम्प्टी है। तो हमें क्या पूछा गया, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं। मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है वो x में लाई करता है, तो अभी हमारे पास कितने चांसेस बनते हैं इस एलिमेंट के कि वो किस किस सेट में आए। तो या तो वो a जो एलिमेंट है वो y में भी लाई कर सकता है और z में भी लाई कर सकता है। y और z क्या है, दोनों सबसेट हैं। ये जो x सेट है ना, x, उसके 2 सबसेट है y और z। तो हमें ये जो a एलिमेंट लिया है x में, तो उसके कंडीशंस, चांसेस निकालने की वो कहाँ कहाँ आ सकता है। तो वो या तो y में आ सकता है या तो z में आ सकता है, या तो वो y में ना आ सकता है और वो सिर्फ z में लाई कर सकता है, या तो फिर वो y में ही लाई करेगा और z में लाई नहीं करेगा, या तो फिर वो दोनों में ही लाई नहीं करेगा, यानी दोनों के बाहर लाई करेगा। ये हो गई हमारे पास 4 केसेस। और हमें क्या गिवन है, y और z का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 5। तो ये चीज़ हमें गिवन है।
इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा, यानी वो दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, तो इससे ये वाली कंडीशन लग सकती है क्या? यानी ए जो है वो y में भी लाई करे और z में भी लाई करे। ये कंडीशन तभी हो सकती है जब वो इंटरसेक्ट करे और ये वाला जो कॉमन एरिया है उसमें a आए, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में a आए, तभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो इस पार्ट में आते हैं और इसीलिए वो y और z दोनों में लाई करते हैं। लेकिन ये चीज़ हो नहीं रही है क्योंकि हमें बोल दिया है कि इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं है, ये देखो। तो इसलिए हम पहली वाली कंडीशन को छोड़ सकते हैं, वो नहीं ले सकते। तो बाकी के 3 हो सकते हैं, या तो सिर्फ z में होगा, या तो y में होगा, या तो किसी में भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, दोनों में एक साथ नहीं आ सकता क्योंकि इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं इनका, ये अलग अलग है, सेपरेट है। तो इसलिए बाकी की 3 केसेस लागू हो रहे हैं। यानी अगर एक एलिमेंट है उसके लिए 3 चांसेस हो रहे हैं, तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 5 के लिए कितने चांसेस होंगे? 5 के लिए 3 टाइम्स होगा 5, ठीक है, 5 टाइम्स होगा 3, उल्टा बोल दिया था। तो 3 का पावर 5 कर दो, आंसर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। 3 का पावर 5 ही दिया है, तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है। ये रहा आंसर। तो तरीका आपने देख लिया कैसे किया। हमने सबसे पहले धीरे धीरे सोचा, स्टेप्स में सोचा कि अगर ये सबसेट है तो ए अगर ऐसा एलिमेंट है जो एक्स में लाई करता है, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं एक्स में, अब उसके कितने चांसेस हो सकते हैं? या तो वो यहाँ लाई करेगा, या तो यहाँ लाई करेगा, या तो इंटरसेक्शन में लाई करेगा, या तो फिर इनके बाहर लाई करेगा, या तो सिर्फ एक में लाई करेगा, या तो यहाँ लाई करेगा। तो ये मैंने 4 केसेस निकाले, उसमें से मैंने ये पहला वाला घोषित कर दिया कि नहीं लग सकता क्योंकि इंटरसेक्शन ही वहाँ पे फाई दे दिया है, बाकी हमारे पास आंसर आ गया। तो ये है तरीका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सॉल्व करना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट, ये पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को सेम बोल रहे हैं। तो इवेंट्स की बात आई है, अब यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं बोल रहे हैं, यहाँ इवेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। सेट्स नहीं बोल रहे हैं, इवेंट्स बोल रहे हैं। तो ये जहाँ इवेंट आता है वहाँ पे ये पी को हम प्रोबेबिलिटी मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है, तभी इवेंट की बात आई है। तो ए और बी 2 इवेंट्स हैं और पी ऑफ ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम है। तो मैं सबसे पहले एक सेट लेना चाहूँगी क्योंकि मैं उसी से एक्सप्लेन कर सकती हूँ बेटर। तो ये हमारे पास 2 सेट हो गए, ठीक है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। तो ये जो पी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये जो पी ऑफ ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को सेम बताया जा रहा है। यूनियन और इंटरसेक्शन सेम होते हैं तो डायग्राम कैसा बनता है हम पहले ये सोच के देखेंगे, ठीक है। तो यूनियन कैसा होता है, अगर मैंने ए और बी को ऐसा लिया डायग्राम में, तो यूनियन मेरा ये पूरा एरिया हो जाता है। ए और बी पूरा स्वाइप करता है एरिया, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इंटरसेक्शन वाले को भी हमने लिया है। और इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सेंटर वाला पार्ट रहता है इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। तो जब यूनियन होता है तो पूरा एरिया लेते हैं, इंटरसेक्शन होता है तो जो कॉमन वाला पार्ट रहता है उसे लेते हैं। लेकिन जब बोल दिया जाए कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेम है, तब कुछ गड़बड़ वाला मामला लगता है। तो तब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, यानी जो हम इंटरसेक्शन सोच रहे थे जिस चीज़ को, हम इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों हमारे सेम एरिया बोल रहे हैं। यानी यूनियन वाला जो एरिया है और इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाला जो एरिया है वो दोनों सेम है। तो जब हमारा डायग्राम ऐसा होगा, यानी ए बी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, तब ए का और बी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो कौन सा है, तो वो ये वाला पार्ट है। अब ए और बी का यूनियन वाला पार्ट कौन सा है, वो भी ये वाला पार्ट है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन सेम कब होते हैं, जब कॉमन वाला और
पूरा एरिया, स्वाइप वाला एरिया, वो दोनों सेम हो जाए। तो वो दोनों सेम तब होते हैं जब ए और बी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करें, यानी दोनों की वैल्यू जस्ट सेम हो। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमें क्या दिया गया कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है। तो ऑब्वियसली एक ही इनकरेक्ट होगा, बाकी वाले करेक्ट होंगे। ए एंड बी आर इक्वली लाइकली, दोनों एकदम सेम हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे तब तक ये दोनों का एरिया जो है वो सेम नहीं होगा। दोनों का जो कॉमन वाला एरिया और दोनों का जो यूनियन वाला एरिया है वो दोनों सेम होने चाहिए, और उसके लिए ए के ऊपर ही बी को आना चाहिए। तो ए एंड बी आर इक्वली लाइकली करेक्ट है। अब जब हमने पहला स्टेटमेंट ट्रिक कर दिया है तो इसके बाद हमारी नज़र सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में नहीं जानी चाहिए बल्कि फोर्थ वाले पे जानी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी दिख रहा है। ये जो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट है ना, ये अभी सोचने से बेहतर है कि लास्ट वाला देख लेते हैं। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बोल रहे हैं इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमें पता ही है ए और बी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि वो इक्वली लाइकली तो है ही है। क्योंकि अभी हमने देखा कि पी ऑफ ए जो है वो उठ के पी ऑफ बी पे चला गया या फिर पी ऑफ बी पी ऑफ ए पे आ गया, तो इन दोनों का जो एरिया है वो सेम एरिया माना जा रहा है क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन सेम है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब हमें पता है कि पी ऑफ ए और बी इक्वली लाइकली है, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी हो गया है खास करके यहाँ पे, पर हमें बोला जा रहा है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या इन दोनों को ऐड करने पे हमें पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल रहा है? ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। क्या पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी करने पे पूरा यूनिवर्सल सेट ही कवर हो जा रहा है? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पी ऑफ ए उठ के पी ऑफ बी के एरिया पे गया है, पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट को इन्होंने कवर नहीं किया है। यूनिवर्सल सेट से ये छोटे ही हैं क्योंकि ए और बी ये क्या है, दो इवेंट्स हैं और वो किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के इवेंट्स हैं। तो ये पूरे यूनिवर्सल सेट को कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहीं से पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग जा रहा है। और यहाँ से अगर हमें पता चल गया कि ये रॉन्ग जा रहा है तो बाकी के दोनों को देखने की ज़रूरत ही क्या है? टाइम वेस्ट करना ही क्यों है? क्योंकि जेईई में हमें टाइम लिमिटेड रहता है। हम बाकी के दो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे भी क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करने को कहा गया है और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट को पूरा डिफाइन करता है ये 1, और इससे बोलने का मतलब यही हो गया कि इन दोनों को ऐड किया तो पूरा का पूरा इन्होंने यूनिवर्सल सेट को ही घेर लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया है, यूनियन और इंटरसेक्शन को इक्वेट किया, जिसकी वजह से ए जो यहाँ पे था वो उठ के पूरा का पूरा कहाँ चला गया? वो पूरा बी पे चला गया, पूरा बी के एरिया को ले लिया क्योंकि यही यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यही यूनियन हो गया और यही हमारा इंटरसेक्शन भी हो गया एरिया, इसलिए दोनों का एरिया इक्वेट हो गया। इसलिए हमारा जो कुछ भी नहीं है, बस ए जो है वो उठ के पूरा बी के एरिया पे कवर कर लिया क्योंकि वो पूरा हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही चीज़ सोचने वाली बात थी कि सबसे पहले हमारे ये चीज़ हो रहा है कि नहीं। तो हमने ये चीज़ देख ली कि वो दोनों इक्वली लाइकली हैं। अब उसके बाद हमारी ये दोनों पे नज़र नहीं जानी चाहिए, हमारी थर्ड वाले पे नज़र जानी चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करेंगे? तो हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये ईजी भी है समझना। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1, यानी ये बोलना चाह रहे हैं कि इन दोनों का अगर एडिशन किया तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट को घेर रहे हैं। यहीं से हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल सेट को पूरा का पूरा घेरेगा ही कैसे? ठीक है, क्योंकि वो खुद ही सबसेट्स है, वो खुद ही इवेंट्स हैं, वो पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट को कैसे कवर कर रहे हैं? हमने ऐसा कुछ तो बात की ही नहीं है स्टेटमेंट में। हमने सिर्फ यूनियन को और इंटरसेक्शन को, इन दोनों को इक्वेट किया है, जिसकी वजह से सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो इवेंट्स हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात हुई थी, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ा ली। इन्होंने ये चीज़ बोल दिया कि पूरे यूनिवर्सल सेट को ही ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब हम बाकियों के और देखेंगे भी नहीं, अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे। और अगर आपको जानना भी है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स का क्या, तो ये जब हो रहा है पॉसिबल तो ये दोनों उसी से पॉसिबल हो जाते हैं। अब ये चीज़ आप खुद देख लो,
बाकी मैंने तो इतने कम टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को करके दिखाया है। तो अब आप लोग ऐसे ही सोचना और इसी तरह से जितना जल्दी हो सके, जो क्रॉस वाला मेथड रहता है ना, कि जितना जल्दी हो सके, पहले वाला जो हमारा ये मेन चीज़ था कि इक्वली लाइकली वाला, ये इक्वली लाइकली जैसे ही पता चला मुझे, इससे ही मेरा ये क्लियर हो गया कि ये दोनों एक ही सेट हैं और ये पूरे एरिया को कवर करते ही नहीं हैं, पूरे यूनिवर्सल सेट को कवर करते नहीं, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है और ये रॉन्ग है, इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ। तो इधर पे हम लोग एंड करते हैं। और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने का सोचना है हमें एग्ज़ाम में, इसलिए हर एक ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक ऑप्शन के बारे में पता हो। ये कोई केबीसी नहीं है कि हमारा तीसरा ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन अगर करेक्ट निकल गया तो क्या होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ अगर इनकरेक्ट पूछा है तो हमें पहले एक को देख लेना है कि हमारा यहाँ पे देखो इक्वली लाइकली पता चल गया। अब हमें इससे कनेक्ट करना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या लास्ट वाला इनकरेक्ट है कि नहीं। और बस अगर वहाँ पे वो इनकरेक्ट आपको साफ साफ दिख रहा है तो उसको इनकरेक्ट मार्क करो और आगे बढ़ो। ये मत देखो कि हम क्रॉस चेक करते हैं कि ये वाला करेक्ट है कि नहीं, ये वाला करेक्ट है कि नहीं, इसी से ये दोनों करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हम इतना सोचे ही क्यों, हमारा जब एक इनकरेक्ट निकल गया है और वहाँ पे एक ही इनकरेक्ट की बात की गई है, दैट मीन्स वही हमारा करेक्ट है। कॉन्फिडेंस रखना होगा बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। और आज यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है PYQ सेट 2 है ये हमारा, ठीक है। तो इसका हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही। ये जो 10 क्वेश्चन किए हैं, ये 10 क्वेश्चन बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर की ही प्रैक्टिस करा रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा 2020 और 21 के क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो 20 और 21 के क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे जल्दी ही। लेकिन 20 और 21 के क्वेश्चंस हम मिसलेनियस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं जहाँ पे हम रेगुलर रिगरस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे विद लॉजिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।